हे गाइस, इट्स हिमांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की हमारी पहली अपडेट है ना, वो आती है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से। अब देखो यार, यूनाइटेड इस समय कहीं ना कहीं विनिंग स्ट्रिक पर चल रही है और कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग अपने स्टार्टिंग 11 को, एक स्क्वाड को एक आइडेंटिटी देने का कोशिश कर रहा है, जो कि पिछले सीजन तक तो नहीं थी। तो कह सकते हो कि एरिक टेन हैग यहाँ पर जो टाइड्स हैं उसको एक तरीके से चेंज कर रहा है, जो एक तरीके से इन्वायरमेंट है, जो एक तरीके से वाइब है, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है। लेकिन अब जो यहाँ पर यूनाइटेड का अगला मैच है ना, वो है आर्सेनल के अगेंस्ट, एक ऐसी टीम जो कि प्रीमियर लीग में इस समय कहीं ना कहीं इनविंसिबल की तरह दिख रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं वीक बाय वीक वो परफॉर्म कर रहे हैं और रिजल्ट को ग्राइंड कर रहे हैं। कई लोग एक्चुअली में ऐसा भी मानते हैं कि ये आर्सेनल कहीं ना कहीं पिछले 3-4 साल से हमने ऐसी आर्सेनल कभी देखी नहीं है। एनवायरनमेंट की बात करें, वाइब की बात करें, उस मेंटालिटी की बात करें, टैक्टिक्स की बात करें, आर्सेनल आर एक्चुअली बेस्ट अगर हम उनके पिछले 6-7 साल के रिकॉर्ड की हम बात करें। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इस समय यूनाइटेड कैंप में है वो ये है कि क्या यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खिलाया जाने वाला है या फिर नहीं जाने वाला। देखो, लिवरपूल के अगेंस्ट देयर वाज अ रीजन, अगर लेस्टर सिटी के अगेंस्ट मान ले देयर वाज अ रीजन, अगर उससे पहले के मैच की बात करें देयर वाज अ रीजन। लेकिन अगर आर्सेनल के मैच के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि एक और फर्दर रीजन दिया जाएगा या फिर कहीं ना कहीं फाइनली हम यहाँ पर रोनाल्डो को स्टार्टिंग 11 में मिक्सअप होते हुए देख सकते हैं। अब इसका जवाब एक्चुअली मेरा थोड़ा सब्जेक्टिव है। अगर एरिक टेन हैग के यहाँ पर हम खुद के इंटरव्यू की बात करें तो उसने खुद कहा है कि देखो यार, वो रोनाल्डो को एक रोल दे सकता है। अब वो रोल एक्चुअली में स्टार्टिंग 11 को लेके या फिर एक्चुअली में अगेंस्ट एक सुपर सब वाला सिचुएशन है, वो यहाँ पर कहना मुश्किल है। क्योंकि देखो, उसने फर्दर अब उसको ऐड करते हुए ये चीज कहा कि मेरे पास इस समय स्क्वाड में 11 से ज्यादा प्लेयर्स हैं, तो डेफिनेटली मेरे को देखना पड़ेगा। लेकिन अगेन उसने रोनाल्डो के स्टार्टिंग 11 को चीज को पॉजिटिव और सॉलिड करते हुए ये चीज कही कि देखो यहाँ पर क्या है ना कि मैचेस बहुत ज्यादा है और ऐसे में मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्लेयर चाहिए और एंथनी मार्शल एक बार फिर से गायब है। सो मे भी कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बना सकता है। अब यहाँ पर इस चीज को एक्चुअली में इस केस को और स्ट्रॉन्ग करता है ये भी चीज कि रोनाल्डो जब लेस्टर सिटी के अगेंस्ट आया था तो यूनाइटेड ज्यादा बेटर दिखी थी, यूनाइटेड ज्यादा डायरेक्ट लग रही थी और यहाँ पर जो ऑफेंस था ना, ठीक है यहाँ पर गोल नहीं आया बट स्टिल रोनाल्डो पर्सनली काफी ज्यादा सही लग रहा था। क्या ये बेस्ट चांस है रोनाल्डो को स्टार्टिंग 11 में डालने का? ये कहीं ना कहीं देखो अल्टीमेट डिसीजन है वो एरिक टेन हैग में। लेकिन अभी तो यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि यस, काफी टाइम बाद फाइनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्टिंग 11 में हमको दिख सकता है। एंड सो डज कासिमिरो। खैर, कासिमिरो के साथ कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। इट वॉज अंटिल कि कासिमिरो को वो बचाना चाह रहा था कि ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा मिनट दूंगा मैं इसको और फिर फाइनली मैं आर्सेनल के अगेंस्ट इसको स्टार्टिंग 11 में रखने वाला हूं विद आई थिंक एरिक्सन भी यहाँ पर एक अर्ली प्रेडिक्शन के चलते एरिक्सन भी शायद से इतने मैचेस के बाद रेस्ट मिलता हुआ दिख सकता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग छोटी सी अपडेट और है यार। अब ये तो सबको पता है कि आई थिंक काफी सारे पंडित से लगातार इसको पब्लिकली आ कह रहे हैं कि रोनाल्डो को यूनाइटेड छोड़ देना चाहिए था, ये है फलाना ढिमकाना। अब यहाँ पर भी ट्रांसफर विंडो खत्म हो गई लेकिन स्टिल अभी भी जो पंडित है वो यही कह रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए था। लेकिन इस बार एक्चुअली मैं इस चीज को क्यों ट्रांसफर विंडो के बाद तुमको बता रहा हूँ, वो रीजन ये है कि यहाँ पे जो रीजन बताया गया ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी टाइम बाद एक्चुअली मैं किसी पंडित से एग्री करूंगा और है भी लिवरपूल का फॉर्मर स्ट्राइकर। अब इसने यहाँ पर ये चीज कहा कि देखो, रोनाल्डो को यूनाइटेड को छोड़ता ना तो दोनों पार्टीज के लिए काफी सही होता। अब इसके पीछे इसने रीजन दिया है कि देखो, अगर रोनाल्डो बेंच पे बैठा है और एरिक टेन हैग ने डिसीजन बनाया, अब चाहे वो अथॉरिटी जमा रहा हो, चाहे वो टैक्टिकली हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, कुछ भी रीजन हो, XYZ कोई भी रीजन हो, लेकिन अगर आपका कैमरा बार बार रोनाल्डो के फेस पे होगा तो डेफिनेटली आप ये प्रेशर और नैरेटिव बना रहे हो कि यहाँ पर रोनाल्डो जैसा प्लेयर बेंच पे बैठा हुआ है, टीम जीत नहीं रही है या फिर जीत रही है, इन वाइस वर्सा इन एनी सिचुएशन यहाँ पर रोनाल्डो पे एक सिचुएशन और रोनाल्डो पे क्वेश्चन खड़ा किया जा सकता है और ये बहुत बड़ा प्रेशर है जो कि एरिक टेन हैग पे बिल्ड हो सकता है। एग्जांपल, अगर यूनाइटेड जीत रही है तो देखो रोनाल्डो को बेंच कर दिया, यूनाइटेड जीत रही है सही करा, रोनाल्डो को बेंच कर दिया। अगर यूनाइटेड हार रही है, रोनाल्डो बेंच पर है, तो देखो यूनाइटेड हार रही है लेकिन उनका जो बेस्ट प्लेयर है वो तो यहाँ पर बेंच पे बैठा हुआ है। तो ऐसे में ये सिचुएशन एरिक टेन हैग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकती है। एंड द रीजन वाई मैं इससे एग्री कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम सिचुएशन है जो कि मैं कह रहा हूँ कि बार बार ये चीज आएगी, तुम कितना भी कर लो लेकिन वो चीज आएगी। अभी तक ठीक है, इवेंचुअली एरिक टेन हैग इसको काफी डिप्लोमेटिकली और काफी सही से हैंडल कर रहा है, लेकिन कब तक? लेकिन ठीक है यार, ये चीज तो हम देखेंगे अब आने वाले टाइम में कि स्टार्टिंग 11 में वो आएगा या नहीं आएगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर नेमार की। भाई, जेरार्ड रोमेरो वाली सिचुएशन में सबको लग तो ये रहा था कि अगर साउथ अमेरिकन फॉरवर्ड की बात हो रही है, हिस्टोरिक की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो नेमार तो नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब ट्रांसफर विंडो खत्म हो चुकी है तो फेल ट्रांसफर के तौर पे हमारे सामने ये ड्राफ्ट निकल के आया कि लास्ट के कुछ घंटों में पेरिस सैंट जर्मन ने एक्चुअली में नेमार को ऑफर किया था कि मैनचेस्टर सिटी, भाई तुम इसको साइन करके एक बार देख लो।
लेकिन वहां पर पेप गार्डियोला की बात करें या फिर इन जनरल मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो उन्होंने इस ऑफर को टर्न डाउन कर दिया। अब दोनों ही केसेस की अगर हम बात करें कि पीएसजी ने एक्चुअली में इसको क्यों करा, जबकि देखें 9 गोल्स यहाँ पर 8-9 गोल्स मार रहा है नेमार इस समय एमएनएम में सबसे ज्यादा निखर के ही नेमार आ रहा है। एक कंसिस्टेंसी एकमात्र ऐसी चीज है जो कि नेमार के गेम स्टाइल में मिस होती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अभी सही चल रही है, कंसिस्टेंसी मिल रही है, क्रिस्टोफर गाल्टियर सही से यूज भी कर पा रहा है, नेमार मेसी का कनेक्शन भी आ पा रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि देखो यार अभी अगर तुम 2-3 हफ्ते पहले बात करो तो नेमार एम्बापे के बीच में लड़ाई हुई थी, इवेंचुअली उसको सॉल्व कर दिया गया। फिर हमने देखा कि नेमार ने पेनल्टी ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पंडित हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो अंदर की खबर है वो ये है कि काफी लोग ये मानते हैं कि ये चीज ऐसी है कि आपने चिंगारी लगाई और आग मतलब पता ही नहीं चलेगा कब भड़क गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं पीएसजी के पास 2 डिसीजन है कि या तो आप एम्बापे से स्टिक करो या फिर आप नेमार से स्टिक करो। और एम्बापे के अगेंस्ट आप किसी को भी लगाओ, तुमको सबको पता है कि पीएसजी किसके साथ जाने वाली है। और यहाँ पर यही सिचुएशन है कि उनको पता है कि देखो यार नेमार एक ऐसा जेम है जो कि कहीं ना कहीं हमको बहुत कुछ ऑफर कर रहा है एंड डेफिनेटली ही माइट बी ऑन द रोड टू वन ऑफ हिज बेस्ट फॉर्म, लेकिन कहीं ना कहीं हम एम्बापे और ये पीएसजी ड्रेसिंग रूम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ऐसे में नेमार को अगर सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो हम यहाँ पर कर देंगे। और दिस इज द रीजन कि उन्होंने यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी को ये चांस ऑफर किया था। अब बात करते हैं कि सिटी ने इस चीज को क्यों रिजेक्ट किया। भाई पेप गार्डियोला तो लाइक नेमार बार्सिलोना हिस्ट्री, पेप गार्डियोला बार्सिलोना हिस्ट्री, नेमार टैलेंटेड और पेप गार्डियोला तो है ही मास्टर टैलेंट्स को रिक्रूट करने में। अब यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि पेप गार्डियोला ने इस चीज को माना तो कहीं ना कहीं अंदर की खबर से कि देखो यार ठीक है नेमार हमको बहुत कुछ ऑफर कर सकता है, लेकिन जो नेमार का एलिजिटली एक तरीके से हम कह सकते हैं पॉसिबल गेम स्टाइल है वो सिटी के गेम स्टाइल को मैच नहीं करेगा। अब तुम कहोगे टैक्टिकली नहीं, डिसिप्लिनरी। अब इसका सिचुएशन यहाँ पर यह है कि देखो नेमार देखो अच्छा खेल रहा है तो बेस्ट है, लेकिन अगर जिस टाइम इसने अक्का बक्का कुछ भी ऐसा कर दिया ना तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। और हम एक चीज तो मान सकते हैं कि सिटी अपने प्लेयर्स को डिसिप्लिनरी इश्यूज में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रखती है। और गेम स्टाइल में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम देखो जाओ कैंसिल अपने आप में एक सुपरस्टार है, अर्लिंग हालैंड सुपरस्टार है, फिल फोर्डन इंग्लिश है अपने आप में सुपरस्टार है, जैक ग्रिलिश की हम बात करें, उसके बाद रियाद मारेज, बर्नार्डो सिल्वा, रॉड्री, केविन डी ब्रुयने, बट स्टिल ये सारे प्लेयर्स एक दूसरे के लिए खेलना जानते हैं। ये सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल ग्लोरी को थोड़ा सा देर के लिए यहाँ पर सेक्रीफाइस करके अपने लिए खेलना चाहते हैं। एंड दिस वाज द क्वेश्चन मार्क जो कि नेमार की प्रोफाइल पे पुट किया गया था और इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने नेमार को साइन नहीं किया। आप कह सकते हो कि ये चीज कभी इतनी आगे ही नहीं बढ़ी कि हम यहाँ पर वेजेस की बात करें, इसलिए मैं यहाँ पर इस वेजेस को इंक्लूड नहीं कर रहा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं 2 बहुत सीरियस अपडेट्स की। सबसे पहले यार कल एक मीटिंग चल रही थी टर्किश फुटबॉल एसोसिएशन में और वहाँ पर शूटर्स ने हमला किया। इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली इनफ यहाँ पर किसी को भी मतलब कोई इंजरी नहीं हुई और किसी को कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ यहाँ पर और कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ। लेकिन इसके चलते यहाँ पर यूएफए ने और फीफा ने अपना कंडेम जो मैसेज होता है वो यहाँ पर पब्लिकली पोस्ट किया। साथ में अगर हम बात करें टर्किश फुटबॉल क्लब्स की तो उन्होंने भी यहाँ पर सपोर्ट में आके पोस्ट किया है। अगेन यार इसका कोई रीजन नहीं पता चला, लेकिन एक सिमिलर घटना यहाँ पर हुई है अर्जेंटीना में भी, जहाँ पर एक्चुअल में किसी फुटबॉल एसोसिएशन पे तो यहाँ पर हमला नहीं किया गया, लेकिन अब अर्जेंटीना जो एफए एसोसिएशन है उसने थ्रू आउट द कंट्री यहाँ पर फुटबॉल को सस्पेंड कर दिया गया। और ये हुआ है कि एक्चुअली में हाल ही के दिनों में जो वहां की वाइस प्रेसिडेंट है क्रिस्टीना फर्नांडिस, उसके ऊपर असासिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था और लिटरली पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो बंदूक है वो यहाँ पर रख दी थी, लेकिन वहां पर फॉर्चुनेटली ना वो चली नहीं थी और वो बच गई। अब इसके पीछे की अगर मैं तुमको थोड़ी सी बैक स्टोरी बताऊं, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे बिकॉज इज द पॉलिटिकल मैटर, तो वो यहाँ पर ये है कि यार उनको ना मतलब थोड़ा सा करप्शन के केस में इस समय कोर्ट के चक्कर वक्कर लग रहे हैं। अब खैर वो तो ये चीज बता रही है कि मैं मतलब बेगुनाह हूं और आई एम इनोसेंट इनफ, लेकिन काफी लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि वो करप्शन के केसेस में अर्ली 2000 में जो करप्शन के केसेस हुए थे उसमें कहीं ना कहीं वो मेन कल्प्रिट हो सकती है। अब इवेंचुअली ये काम कोर्ट का है कि कौन इनोसेंट है कौन क्रिमिनल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो असैसिनेशन का अटेम्प्ट था उसके चलते यहाँ पर अर्जेंटीना एफए ने यहाँ पर थ्रू आउट द कंट्री फुटबॉल को अभी सस्पेंडेड रखा हुआ है। तो ये सीन था। इसी के साथ बात करते हैं थोड़े से एफएफपी की बात कर लेते हैं। तो भाई यूएफए ने यहाँ पर 8 क्लब को यहाँ पर नोटिस कर दिया है, वार्न कर दिया और एक तरीके से कि पेनल्टी पे कर दिया। एंड बार्सिलोना उसमें से नहीं है। बार्सिलोना ने जो कि पिछले सीजन थे, आई थिंक पिछले सीजन को वार्निंग मिली थी, इस सीजन वो बिल्कुल क्लीन चिट ग्रीन एंड फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर निकल के आए हैं। 8 क्लब यहाँ पर अगर मैं तुमको नाम बताऊं तो वह है यहाँ पर एएस मोनाको, मार्सेल, बेसिक्तास, एसी मिलान, जुवेंटस, इंटर एंड एएस रोमा एंड ऑफ कोर्स इट्स पेरिस सैन जर्मैन। अब देखो यार यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है कि पेनल्टी इन पे लगाई गई है, लेकिन अगर तुमको डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताऊं कि इलैबोरेटिव तरीके से, तो मैं तुमको पीएसजी का एग्जांपल बता देता हूँ। इन सारी क्लब के साथ ऐसा है कि एक अच्छा पेनल्टी दिया गया है, लेकिन उस पेनल्टी में भी ऐसा होता है कि अब मान लो कि तुमको 1 रुपए की पेनल्टी दी गई है, लेकिन उस 1 रुपए में से तुमको जरूरी नहीं कि 1 का 1 रुपए तुमको पे करना है। तुम यहाँ पर एक
कंडीशनल वैल्यू है वो तो तुमको पे करनी है। यानी कि मान लो कि मैंने तुम पे 1 रुपये का पेनल्टी लगाया, लेकिन मैं कहूँगा कि 30 पैसे जो है वो अनकंडीशनल है, वो तो देने ही देने हैं। यहाँ पर अगर मैं तुमको PSG का सीन बताऊँ तो 2014 से लेके उन पे 10 मिलियन का लगाया गया था, आई थिंक 30 मिलियन का लगाया गया था। लेकिन फिर 2018 और 2022 की बात करें तो वहाँ पर भी PSG ने कुछ खास इंप्रूवमेंट करा नहीं, और इसके चलते यहाँ पर 75 मिलियन का जो उन पे फाइन लगाया गया है। लेकिन इसमें सिर्फ 10 मिलियन ही अनकंडीशनल फाइन है जो कि PSG को पे करना पड़ेगा, और PSG को पे भी नहीं करना पड़ेगा, इट्स लाइक टैक्स है। सरकारी अफसर को जो सैलरी मिलती है टैक्स कट के मिलती है। तो यहाँ पर भी सिचुएशन ये होगा कि चैंपियंस लीग में जो उन्होंने रिवॉर्ड इनको मिलना था वो यहाँ पर कट के अब मिलेगा। 65 मिलियन जो बचेगा वो यहाँ पर नेक्स्ट 3 साल में देखा जाएगा कि PSG उस चीज़ को कितना कंप्लाई करती है। तो FFP के रूल्स लगते हैं, लेकिन तुम बताना स्ट्रिक्ट इनफ है क्या कि आपने अनकंडीशनल लगाया। बाकी ये आप तुम UEFA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसको इन डेप्थ पढ़ सकते हो। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़े से फेल ट्रांसफर ड्राफ्ट की, और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं 4 प्लेयर की, जॉर्डी अल्बा, डी जॉन्ग, डुगलस लुइस एंड यहाँ पर बात करेंगे लुकास मोरा की। अब अगर बार्सिलोना के 2 प्लेयर्स को उठाएं तो देखो जॉर्डी अल्बा का सिचुएशन काफी ज्यादा ट्रिकी था और अनएक्सपेक्टेड भी था, और जॉर्डी अल्बा से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर एक स्पेनिश रिपोर्टर ने यह भी बताया कि देखो एक मीटिंग भी स्केड्यूल थी जॉर्डी अल्बा और जावी के बीच में, जहाँ पर ये डिस्कस होने वाला था कि अल्बा का फ्यूचर यहाँ पर क्या है। लेकिन जॉर्डी अल्बा इसके बिल्कुल अगेंस्ट था और उसने यहाँ पर मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी, तो ये मीटिंग एक्चुअली में कभी हुई भी नहीं। अब जॉर्डी अल्बा ये समझता है कि देखो यार मैं इतना लाइक वेटरन प्लेयर हूँ, आई हैव डिड एवरीथिंग जो कि मेरे को बार्सिलोना ने कहा है, चाहे वो सैलरी रिडक्शन की बात हो, चाहे वो गेम टाइम की बात हो, और उसके बाद भी ये पीठ पीछे लास्ट डे पे, ट्रांसफर डेडलाइन डे पे मेरे पीठ पीछे मेरे से बिना पूछे इंटरनेशनल के साथ ये डील कर रहे हैं। दैट इज एब्सोल्युटली लाइक बैफलिंग और कहीं ना कहीं चीटिंग है। और इसके चलते कह सकते हैं कि जॉर्डी अल्बा भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से काफी ज्यादा खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। साथ ही अगर हम फ्रैंकी डियोंग की बात करें, देखो यूनाइटेड और चेल्सी दोनों ही कहीं ना कहीं स्टे पुट पर रखे हुए थे, लेकिन जेरार्ड रोमेरो ने लास्ट डे पे ये चीज कही थी कि फ्रैंकी डियोंग के लिए मोर देन 100 मिलियन का यहाँ पर ऑफर आया है। अब वो है अनोनिमस है कि किस क्लब की तरफ से आया, मे बी यूनाइटेड, चेल्सी या कोई तीसरा क्लब हो सकता है, मे बी लिवरपूल भी हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डियोंग ने जो पिछले 2-3 महीने से अपना स्टैंड को सेम रखा था, वही यहाँ पर सिचुएशन यहाँ भी थी, और यहाँ पर डियोंग का कभी ट्रांसफर हुआ भी नहीं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं तीसरे प्लेयर की, और वो आता है यहाँ पर लुकास मोरा को। अब देखो लुकास मोरा इंजर्ड चल रहा है और ये एंटोनियो कॉन्टे के लिए काफी बड़ी दिक्कत है। लेकिन एक्चुअली में ट्रांसफर के रिगार्डिंग बात करें तो ये सेकेंडरी दिक्कत थी, प्राइमरी ट्रांसफर की थी। ट्रांसफर डेडलाइन डे पे न्यूकासल और एस्टन विला दोनों के दोनों ऐसे क्लब थे जो कि यहाँ पर लुकास मोरा को साइन करते हुए दिख रहे थे। इवेंचुअली अगर हम डुगलस लुइस की बात करें तो आर्सेनल के कुछ फैंस कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आर्सेनल के हायरार्की के अगेंस्ट काफी ज्यादा बैनर लगा रहे हैं। द प्रॉब्लम इज क्योंकि आप देखो थॉमस पार्टे की हम बात करें और यहाँ पर मोहम्मद एल्नेनी की बात करें तो दोनों इंजर्ड है और इनके पास 72 घंटे थे एक साइनिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मिकेल आर्टेटा ने डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन दिखाई कि वो डुगलस लुइस को साइन नहीं कर पाए। डुगलस लुइस का कॉन्ट्रैक्ट 2023 तक है, 25 मिलियन। यहाँ पर 3 बिड्स डाली थी आर्सेनल ने, तीनों ही विला ने रिजेक्ट कर दिया। 25 मिलियन उनको लग रहा था कि मोर देन फेयर है, जो कि मेरे को भी लगता है कि ठीक है, इट वॉज गुड डुगलस लुइस जैसे प्लेयर के लिए। और यहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर खत्म भी हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर एस्टन विला ने तीनों ही रिजेक्ट कर दी और टाइम इतना बचा ही नहीं था, या फिर मैं कहूँ कि आर्सेनल ने इतना होमवर्क करा ही नहीं था कि डुगलस लुइस अगर फेल हो गया तो हम किसी और प्लेयर के पीछे कैसे यहाँ पर जाने वाले हैं। तो ये एक सिचुएशन थी। अब यहाँ पर मेरे को 2 चीज लगती है, देखो अगर एक तो वो होता है ना कि जो लास्ट अलेक्जेंडर जिनचेंको की साइनिंग थी वो भी जुलाई में करी थी आर्सेनल ने, तो पूरा अगस्त खाली रहा, तो डेफिनेटली जो फैन बेस होता है ना वो थोड़ा रीसेंसी बायस तो रखता ही है जब वो देखता है कि बाकी सारे क्लब्स कितनी बढ़िया बढ़िया साइनिंग कर रहे हैं और अपना क्लब यहाँ पर ये है। लेकिन इसका एक काउंटर ये भी है कि आपने जितनी जल्दी साइनिंग कर लिया आप उतनी जल्दी उसके रिवॉर्ड भी रीप करोगे। आप देखो जिनचेंको कितने सही से चल रहा है, गैब्रियल हेजूस कितना सही से खेल रहा है, तो विलियम सालिबा की हम बात करें वो कितना सही से खेल रहा है। तो डेफिनेटली ये सारे प्लेयर्स होते हैं, इनको टाइम मिल जाता है जैक्ड अप होने के लिए और ग्रिल्ड होने के लिए। लेकिन अगेन फैन बेस है तो ट्रिगर तो देखो होगा ही। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं आज की लास्ट अपडेट की, जो कि आते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड से। तो ये प्रेडिक्शन है रियल मैड्रिड वर्सेस रियल बेटिस का, 2 ऐसे क्लब जिन्होंने तीनों अपने आई थिंक अवे गेम खेले हैं यहाँ पर, और ऑन द रोड तीनों ही वो मैचेस जीते हैं। रियल मैड्रिड फर्स्ट पे, रियल बेटिस सेकंड पे है। डेफिनेटली दोनों टीम्स के पास प्रेशर है। अगर रियल बेटिस की बात करें पिछले सीजन यहाँ पर चैंपियन लीग में स्पॉट में काफी टाइम तक रहते, लेकिन फिर भी एंड में जाके वो यहाँ पर चैंपियन लीग स्पॉट से मिस आउट हो गए और 5th पे हैं। उसके बाद रियल मैड्रिड की बात करें तो इवेंचुअली रियल मैड्रिड यहाँ पर लास्ट सीजन का ला लीगा जीती थी, लेकिन इस सीजन की बात करें तो एक ना एक तो देखो वो फियर फैक्टर होता ही है, वो जो पीयर प्रेशर होता है वो यहाँ पर है कि बार्सिलोना ने इतना स्पेंड कर दिया है, बार्सिलोना इतना स्टार अट्रैक्शन दिख रही है, कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा एक्टिव रही है, इतना ज़्यादा ऐतिहासिक हिस्टोरी वगैरह चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना के ऊपर 2 पॉइंट की बढ़त बढ़ा रखी है, वो चाहेंगे कि यहाँ पर इवेंचुअली जो बार्सिलोना का नया टेस्ट है सेविया के अगेंस्ट, उसमें बार्सिलोना पॉइंट्स ड्रॉप कर दे और रियल मैड्रिड अपना यहाँ पर जो पॉइंट है उसको मोमेंटम को कैरी करके रखे। रियल मैड्रिड पहली बार नए सीजन में अपने होम पे खेल रही है, इट्स अ बिग मैच
और रियल मैड्रिड को यहाँ पर मैं तुमको ब्रीफ में बताऊं तो 3 पॉइंट्स है। सबसे पहली चीज तो ये है कि शायद से रॉड्रिगो को पहला स्टार्ट मिलता हुआ दिख सकता है, प्लस चुआमेनी भी यहाँ पर अपने वर्थ को प्रूव करेगा, मे बी वो भी स्टार्टिंग 11 में होगा। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट रियल मैड्रिड नीड्स टू कीप द क्लीन शीट। क्लीन शीट आपने अभी तक नहीं रखी है और ऐसे में रखनी पड़ेगी। यस, रियल मैड्रिड इज विनिंग द मैचेस, लेकिन जब क्लीन शीट नहीं होती है तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कीपर पे खड़ा होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पूरे डिफेंस पे और फिर सबसे जो शेयर होता है सारा वो पूरी टीम पे है। तो आपको क्लीन शीट रखनी पड़ेगी। ये वो स्ट्रीक है जो कि रियल मैड्रिड तोड़ना जाएगी और विन की वो स्ट्रीक होगी जो कि रियल मैड्रिड यहाँ पर काफी ज्यादा रखने जाएगी। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।